हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था विज्ञान विषय अर्थात साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षा में यह क्वेश्चन रिपीट होंगे और प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से भी कुछ महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अब अनुकूलन नहीं है। एक बार फिर से सुन लेंगे, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना, साइकिल चलना, मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कहता है, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैदल चलना ये तो पर्यावरण के अनुकूल है, और साइकिल से चलना भी पर्यावरण के अनुकूलन है। और मोटरसाइकिल से चलना, इसमें हम देखते हैं कि जब मोटरसाइकिल से हम चलते हैं तो उसमें तो हम ईंधन के रूप में पेट्रोल डालते हैं और वो जल करके जब वायुमंडल में मिलता है तो हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, जिससे मानव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और यही आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो हमें इस बात की जानकारी इस प्रश्न से इतनी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा अभी क्वेश्चन नंबर 2। यह क्या कहता है कि ऑक्सीजन, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कहता है आपका, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं। ऑक्सीजन का ये जो होता है अणुसूत्र O2, इसे हमको भी पता चल रहा है कि क्या होगा, फिर भी आप एक बार दिमाग लगा सकते हैं और तब आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि द्विबंध आबंध होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 2 आबंध बनते हैं, द्विआबंध आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका विश्लेषण करके। कोयला जब जलेगा तो क्या इससे हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होगा। सोचने वाली बात है, निश्चित रूप से होगा। और लकड़ी भी जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और जब प्राकृतिक गैस को हम लोग जब जलाते हैं तो इससे कोई ज़्यादा हानिकारक गैसें नहीं निकलती है, और यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो करके स्वयं अपना भोजन बनाता हो। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इनमें से सही है। सोचिए क्या आंसर होगा। तो आप जानते हैं कि स्वयं अपना भोजन बनाएगा और उसे ग्रहण करेगा। इस श्रेणी में तो पेड़ पौधे आएंगे, और पेड़ पौधे खाना कहाँ से बनाएंगे। पर्णहरित तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का भी चाहिए, और इन सब को मिला करके तब ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, पौधों का भोजन प्राप्त होता है, और फिर उससे जो फल फूल प्राप्त होते हैं वह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। CaO है, COH2, CaCO3 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCO3। आप याद रखिएगा, VVI के रूप में हमेशा प्रश्न यह पूछते रहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है।
यह बड़ा ही आसान टाइप का क्वेश्चन है, आप पहले भी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख रहे हैं और ये मैट्रिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैगनी विकिरण या इनमें से सभी। तो एक बार भी आँख बंद करके इधर हम देखना चाहें या सुने तो स्पष्ट रूप से मेरा क्या जवाब होगा आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन सी। हानिकारक विकिरण कौन सा सुरक्षा प्रदान करता है? परावैगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है, तो वह कौन सा परत है? तो ओजोन परत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, मतलब सही सूत्र कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन सी, V=IR। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये लगभग मेरे समझ से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एक बार इसको ऑप्शन को देख लें, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए। मैं तो बताऊंगा ही निश्चित रूप से, लेकिन आपको भी दिमाग लगानी है। ठीक है, काला प्रतीत होता है, नीला होता है, लाल होता है, ये इनमें से कोई नहीं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? ठीक है, SI मात्रक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन होगा। ठीक है, और आवर्धन को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 पर, और ये है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा डी, वन। वन विविधता का विशिष्ट स्थल है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें रहते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, इसलिए यह विविधता का विशिष्ट स्थल है। यहाँ देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? जनरली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका जो सूत्र होता है पूछते रहता है। मैट्रिक परीक्षा की तो बात छोड़िए, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो एल्केन का आपका सही जवाब हो जाएगा CnH2n+2, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल का पुष्प, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प या गुलाब का पुष्प। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कहने का मतलब कि जो जीवाणु से रोग नहीं होता है वह कौन सा होगा? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया, मस्सा। यह जो है जीवाणु से नहीं होता है, बल्कि गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु से होने वाली रोग है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। तो ये निम्न में से कौन सा उपधातु है? Zn, Ca, Ge, C अर्थात जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन। तो इसमें से उपधातु यह जर्मेनियम होगा और इसका परमाणु संख्या 32 होगा, 32, और यही उपधातु है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। अनुशीतलन की बात करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 80 mm हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सामान्य रूप से कितना रक्तदाब होता है, तो 1/120/80। तो यह अनुशीतलन तो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ चले। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? प्रकाश की चाल अधिकतम हो गया तो किस में होगा? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा में सबसे अधिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा जी? ठीक है, देख लीजिए इसका ऑप्शन कह रहा है कि अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में या दृष्टिपटल पर। सोचिए कौन सा होगा। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका मतलब समझ पाए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। जो भी प्रकाश प्रवेश करता है उसका बहुत सारा जो मात्रा अपवर्तन हो जाता है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था। क्वेश्चन 18, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिब्रेलिन जो है पादपों में वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न 19 यह कहता है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, पारा, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, ब्रोमीन जो होगा यह अधातु है और यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन 20, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इस सब का जो फोकस दूरी होगा यह धनात्मक होती है। 21, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन यह पादप हार्मोन है। आगे हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लसिका जो होता है यह आपको रक्तस्राव को रोकने में काफ़ी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है कहने का अर्थ है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.0 से लेकर के 7.8 तक। ये सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल डबल टी वाला है, यही बौने पौधे को दर्शाता है। 25, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर या गैल्वेनोमीटर में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत मीटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा या बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा स्रोत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव मात्रा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सब आधुनिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो यह है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मेथेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा, जबकि चालक की लंबाई पर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा और चालक के तापमान पर भी करेगा, लेकिन जो विद्युत प्रवाहित होगा उस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। सही जवाब ये। ठीक है,
आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ है, क्या कहता है, मेरुज्जु निकलता है। मेरुज्जु निकलता है मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांस से या मेडुला से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मेडुला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। ऑप्शन से साफ दिख रहा होगा, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए। इसका सही जवाब केंचुआ हो जाएगा, यह एक उभयलिंगी है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अर्थात जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या कहलाएगा? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी उपचयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सुरंगम किस राज्य की जलग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी केरल में है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय। और यह पीछे भी होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन्स अर्थात Cl के बारे में पूछ रहा है। Cl अर्थात 70 ना, तो आप समझ सकते हैं बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 5, 6, 7 या 8। स्पष्ट रूप से 2, 8, 7, तो मतलब 7। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 कक्षा इसके बृहत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको 2n² होती है। 2n², याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम पूछ रहा होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या आयरन का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, कौन सा होगा? इसको आप याद रखेंगे, यह होगा ऑप्शन बी Na2CO3 × 10H2O। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है, बार बार पूछता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, VVI में रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अर्थात वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ये आपको मालूम होगा। ऐसे ऑप्शन लाल है, नीला है, पीला है और नारंगी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नीला, इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम फिर किसका होगा बताइए? सबसे कम लाल का होगा। क्यों? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है और नीला का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, इस कारण नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। अतिभारण होगा तब। सोचिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखेंगे विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का पूछ रहा है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलाम। आपको पता होना चाहिए, यह विद्युत का आवेश का SI मात्रक कूलाम होगा, शक्ति का वोल्ट होगा, प्रतिरोध का ओम होगा और विद्युत धारा का एम्पियर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मैं एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि अगर इस वीडियो को देखने से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे।
जिससे कि मेरा जो आगे आने वाला वीडियो होगा आपके पास अतिशीघ्र पहुंच जाए और उससे आप लाभ उठा सकें। और भी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके मैट्रिक बेस पर आधारित या कॉम्पिटिटिव में भी काम करेगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।